समझ रहे हैं? हम रैंडमली किसी भी टॉपिक को एज अ डाउट क्लास में तो पढ़ सकते हैं कि कोई डाउट क्लास चल रही है, कोई भी टॉपिक उठा लो पढ़ लो। बट अगर हम सीक्वेंशली सिलसिलेवार तरीके से है ना अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल ABCD से ही चलना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर के रूल्स अगर समझने हैं, मतलब अगर आपको इंग्लिश का सेक्शन अपने पेपर में ठीक करना है, इंग्लिश अगर आनी है आपके पेपर में और इंग्लिश आपको ठीक करनी है, तो उसका प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जाना होगा। आपको पूरी ग्रामर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़नी होगी या रिवाइज करनी होगी, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। और यही बात हर सब्जेक्ट में लागू होती है, चाहे वो GS हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, है ना? आप किसी भी सब्जेक्ट को एक सिलसिलेवार तरीके से एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तभी आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएँगी और कनेक्टिविटी के साथ पता चलेंगी। वरना ऐसा लगता है कि अभी कुछ और चल रहा था, अभी कुछ और चल रहा है। ठीक है बेटा? तो चलिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट फिर से करूँगा कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। बट टॉपिक से हट के अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। चलो जी, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की संरचना यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। अब देखो मैं ना कंप्यूटर यहाँ से ऐसे पढ़ाना शुरू नहीं करूँगा कि लिखो बेटा, कॉपी किताब निकालो और लिखो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसके इतने पार्ट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल गणना को हल करने के लिए किया जाता है। तो ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ये डिक्टेशन या इमला लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको है ना जो तैयारी करनी है, जो समझना है कंप्यूटर को, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल तरीके से समझना है ताकि हमारे क्वेश्चन पेपर में ठीक हो। मैं बीच-बीच में ना ये भी आपको समझाता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि कौन-सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना? तो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल तरीके से है ना आपको समझने की ज़रूरत है। वो जो किताबी नॉलेज नहीं होती है कि किसी किताब के पहले पन्ने में जो लाइन लिखी हुई है वहाँ से बिल्कुल डिक्टेशन लिखवा दी नोटबुक में, वो नहीं करना हमको। देखो बेटा, हम जो आज की डेट में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, उन कंप्यूटर को बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर कहकर बोला जाता है। अब डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है ना? डिजिटल कंप्यूटर में आप ऐसे समझिए कि हम कंप्यूटर जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट 0-1 के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब आप बोलेंगे सर ये 0-1 क्या होता है? कई बार आपने 0 और 1 के लिए बाइनरी शब्द का इस्तेमाल किया होगा या देखा होगा। तो ठीक है, 0-1 का मतलब बाइनरी भी बोल सकते हैं आप इसको। बट बात ये आती है कि ये 0-1 एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर में होता क्या है? तो वो मैं अभी बस थोड़ी देर में आपको समझाऊँगा। फिलहाल ये समझिए कि अगर आपसे ये कहा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर में कौन-कौन सी कैटेगरी होती हैं? यानी आज की डेट में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनमें कौन-कौन सी कैटेगरी होती हैं? तो बेटा आंसर है 4। ये हैं वो 4 कंप्यूटर्स जो हम आज की डेट में इस्तेमाल में ला रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सुपर कंप्यूटर। क्या हम सुपर कंप्यूटर को भी डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं? जी हाँ, हम सुपर कंप्यूटर को भी डिजिटल कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर डिजिटल शब्द आ जाता है, उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वहाँ 010101 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमारे आज की डेट के जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 0101 के बेस पर आधारित हैं, ठीक है ना? उनमें सबसे पहला नाम आता है सुपर कंप्यूटर का। अब देखो सुपर कंप्यूटर को ना थोड़ा डिटेल में भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, फिर सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर कब बना, फिर आज का कौन-सा सुपर कंप्यूटर है जो सबसे एडवांस है। बट इन सब चीज़ों को है ना हम डिटेल में समझेंगे जब हमारा तीसरे नंबर का चैप्टर आएगा, जिसका नाम है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। वहाँ पर है ना आपको सिलसिलेवार तरीके से हर एक कंप्यूटर की जानकारी मिल जाएगी। तो आप ये बोलेंगे सर हिस्ट्री जनरेशन से शुरू कर देते हैं। देखिए करने को तो मैं हिस्ट्री जनरेशन वाले चैप्टर से भी क्लास को शुरू कर सकता था, बट कंप्यूटर की शुरुआत है ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर से ही की जाती है, ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चले आपको कि अगर मेरे सामने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो है क्या और उससे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए हिस्ट्री जनरेशन को बिल्कुल शुरुआती फर्स्ट चैप्टर में ना पढ़ाकर आप दूसरे तीसरे नंबर पर पढ़ सकते हो, ठीक है ना? बट नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता दूं कि सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनका इस्तेमाल वहां होता है जहां नॉर्मल कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर है ना हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जानकारियां हमें प्राप्त करनी है, तो उसके लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा। कोई क्रिटिकल से क्रिटिकल वैक्सीन या दवाई बनाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम विभाग जो जानकारियां हमें देता है कि आज का कल का मौसम ऐसा रहेगा, वो भी किसी ना किसी सुपर कंप्यूटर की हेल्प से ही बता रहा होता है। तो जैसे हम बात करें हमारे इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है, ये नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, जिसका नाम है प्रत्युष। ठीक है बेटा, ये प्रत्युष नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये हमारे भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, भारत का जो मौसम विभाग है ना यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में मौसम विभाग कहकर बोला जाता है, इसके लिए काम कर रहा है। ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में मौसम विभाग अगर जानकारी दे रहा है मौसम से जुड़ी हुई, तो ये किस सुपर कंप्यूटर की हेल्प से दी जा रही है, तो आंसर है प्रत्युष नाम के सुपर कंप्यूटर से। बट ये ध्यान रखिए कि प्रत्युष हमारे इंडिया का आज के डेट में सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर नहीं है। हमारे इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम है बेटा ऐरावत। अगर आपने हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में सुना है तो आपने एक हाथी का नाम सुना होगा, एलिफेंट का, जिसका नाम था ऐरावत। तो वही ऐरावत शब्द का आज की डेट में इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। और ये ध्यान रखिए कि ये कोई फिक्स डेटा तो है नहीं। आज की डेट में ऐरावत है, कल की डेट में प्रत्युष था और आने वाली डेट्स में कोई और नाम हो सकता है। इसलिए सुपर कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर प्रेजेंट में ये आंसर फिक्स नहीं होता। समझ में आ रहा है? मान लो अगर पेपर में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इंडिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो जब ये पेपर में मान लो क्वेश्चन आए तो उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा होगा।
हो सकता है आपने कोई किताब में नाम पढ़ लिया हो जो 5-6 साल पहले की छपी हुई किताब हो, तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? तो आप चिंता मत कीजिए, जब मैं तीसरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा यानी कि हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर आपको ये प्रॉपर पूरी जानकारी मिल जाएगी सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है? तो नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्युष एक इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जो भारत के मौसम विभाग के लिए काम में लाया जा रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि दुनिया का, या ऐसे बोलिए कि कंप्यूटर्स में सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स को क्या कहा जाता है? तो आंसर है सुपर कंप्यूटर। इसके बाद है ना अगला एक और नाम आता है जिसका नाम है मेन फ्रेम। ये क्या होता है जी? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण है, बट मेन फ्रेम कंप्यूटर में मेन फ्रेम शब्द का मतलब होता है एक बड़ा सा लार्ज कैबिनेट। ये जो मेन फ्रेम शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लार्ज कैबिनेट। आप एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़ी सी अलमारी या बड़ा सा बक्सा। ऐसे मान लीजिए कि ये जो बोर्ड आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा जो बोर्ड है ना, ये कोई फिक्स एक आर्किटेक्चर है। ठीक है ना? और इसी के अंदर पूरी कंप्यूटर की मशीन फिट की गई है बस, यानी एक बड़ा सा कैबिनेट और उसके अंदर पूरी मशीनरी फिट कर दी है, कंप्यूटर मशीन। तो इस पूरे बड़े से कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। आप बोलेंगे सर मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ यूज होता है? तो देखो बेटा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज अगर आज कहीं पर हो भी रहा होगा तो एक सर्वर कंप्यूटर की तरह हो रहा होगा। किसकी तरह? सर्वर कंप्यूटर की तरह। ठीक है ना? वैसे बहुत ज्यादा एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटर के मिलते नहीं है, ठीक? फिर भी अगर कहीं पर ये कंप्यूटर इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा तो इसे एक सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर सर्वर क्या चीज होती है? देखो बेटा, सर्वर का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक ऐसा मुख्य कंप्यूटर जिससे जुड़े हुए कंप्यूटर्स को वो अपना डेटा यानी सर्विस प्रोवाइड कर दे। जैसे सपोज दैट कि ये कोई कंप्यूटर है और इससे जुड़े हुए 3 कंप्यूटर हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है? तो ये जो कंप्यूटर है इससे 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और डेटा सारा का सारा इसी के पास है। जो भी डेटा है वो सब इसी के पास है। तो जब भी इन तीनों कंप्यूटर को किसी भी डेटा की आवश्यकता होगी वो इस वाले कंप्यूटर से ले लेंगे। तो ये डेटा को ऐसे मान लीजिए एक सर्विस, तो सर्विस को देने वाला क्या कहलाएगा? सर्वर। और ये जो कंप्यूटर जो सर्विस ले रहे हैं इन्हें बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। एक नाम ध्यान रखिएगा, इनको बोलते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स। ठीक है बेटा? तो अगर आज की डेट में पूरी दुनिया में अगर कहीं भी मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल में लाए जा रहे होंगे तो इन्हें सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा। ठीक है? इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर। ये क्या होता है? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्या मिनी कंप्यूटर भी डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है, तो आंसर है जी हाँ। देखो, 1965 से लेकर 1975 तक का टाइम था, यानी कि 1965 से 75 तक का टाइम था। उस समय कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए थे, बट इतने भी छोटे नहीं कि आज के जैसे कि एक लैपटॉप है जिसको हम बैग में डाल के कहीं भी या हाथ में पकड़ के कहीं भी चल देते हैं। मतलब इतना छोटा तो नहीं था, बट साइज में छोटे हो गए थे जिसको कई सारे लोग मिलकर उठा के इधर से उधर रख सकते थे। तो ऐसे छोटे कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर के नाम से बोला गया। ठीक है? और मिनी कंप्यूटर भी अगर आज की डेट में कहीं पर भी इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा तो ये भी सर्वर कंप्यूटर की तरह ही इस्तेमाल में लाया जा रहा होगा। समझ में आ गई बात? तो मोटा 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 हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अगर मैं मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फेमस कंप्यूटर्स नहीं है आज की डेट में, बट अगर यूज़ में लाए भी जा रहे होंगे तो ये सर्वर कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल में लाए जा रहे होंगे। क्योंकि आज की डेट में केवल 2 ही कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक सबसे शक्तिशाली पावरफुल कंप्यूटर और एक आता है अब, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होता है जी? पहली बात, क्या माइक्रो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होता है? तो आंसर है जी हाँ। हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर ही तो आ रहे हैं चारों नाम। ठीक है ना? तो माइक्रो कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर ही होता है, बट माइक्रो शब्द का मतलब है कि अति यानी बहुत छोटे कंप्यूटर्स, जिसमें ये नाम आते हैं। सबसे पहला नाम आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि हमारे पास तुम्हारे पास जो टेबल पे परमानेंट एक कंप्यूटर रखा रहता है उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं, वो एक माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद अगर कोई लैपटॉप है या कोई नोटबुक है, वो भी है ना एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर का। इसके बाद अगर कोई टैबलेट है जिसको शॉर्ट में टैब कहा जाता है, तो वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। इसके अलावा स्मार्टफोन और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें तो इनको भी माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आप बोलेंगे सर स्मार्टफोन को फोन ना कह के माइक्रो कंप्यूटर कह रहे हो? तो आंसर है जी हाँ। एक्चुअली ये कहावत है ना हरियाणा में, कि शायद दंगल मूवी का एग्जाम्पल था ये, मतलब डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि हमारा स्मार्टफोन किसी कंप्यूटर से कम है क्या। आज की डेट में कंप्यूटर में जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम स्मार्टफोन में हो जाते हैं, इसलिए हम स्मार्टफोन को माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। इसके बाद आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये क्या होता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर एक विशेष प्रकार का कैलकुलेटर है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से जो एमएससी वगैरह करते हैं उन लोगों के पास होता है। क्यों? क्योंकि इस कैलकुलेटर में मैथ्स की इक्वेशन भी सॉल्व हो जाती हैं। एक नॉर्मल कैलकुलेटर आपने यूज किया ही होगा जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बस यही होता है, बट एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें गणित की गणनाओं को भी हल किया जा सके तो उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर कहा जाता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जैसे लैपटॉप है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लैपटॉप है ये क्या है, तो आप इसका सबसे पहला पॉसिबल आंसर देंगे दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। समझा नहीं? ठीक है। अब मैं आपको है ना क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ और इस क्वेश्चन को है ना देखते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है ना मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हटा देता हूँ। ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ। देखो, ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल के पेपर में। एसएससी सीजीएल का पेपर था और उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि व्हाट इज लैपटॉप।
कि लैपटॉप क्या चीज़ है। अब आप बोलेंगे सर ये भी कोई क्वेश्चन था। हाँ, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसका जो सही आंसर था वो भी मैं बताऊंगा, बट मैं थोड़ा सा ना ऑप्शंस को अपने हिसाब से बदल रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक ऑप्शन पे लिखा हुआ है दैट इज नोटबुक, एक ऑप्शन पे लिखा हुआ है माइक्रो कंप्यूटर, एक ऑप्शन पे लिखा हुआ है दैट इज डिजिटल कंप्यूटर, और एक ऑप्शन पे लिखा हुआ है पोर्टेबल कंप्यूटर्स, पोर्टेबल कंप्यूटर। तो ये 4 ऑप्शन है। अब आप मुझे ये बताइए कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया एक सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन कि लैपटॉप क्या है, उसके लिए क्या आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे पवन जी ने लिखा है पोर्टेबल कंप्यूटर, बजरंगी ने लिखा है ए एंड डी, शक्ति ने लिखा है बी आंसर सही होगा, अभय ने लिखा है पोर्टेबल कंप्यूटर आंसर सही होगा। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं। देखो, किसी ने लिखा है सर ए और डी, किसी ने बी भी लिखा है। तो देखो, इस क्वेश्चन का है ना सही आंसर होगा सारे के सारे, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक है। यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लैपटॉप क्या है, एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा। अब चारों के चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही तो ऑप्शन ठीक होता है, 4 कैसे ठीक हो सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से है ना 4 ऑप्शन ऐसे लिखे मैंने कि चारों के चारों ठीक है। बट अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, तो वहां पता है क्या हुआ था, वहां ये वाला ऑप्शन दिया हुआ था और इसको उन्होंने सही आंसर माना। अब आधे से ज्यादा लोग है ना इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर आए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि लैपटॉप कोई और चीज होती होगी और नोटबुक कोई और चीज होती होगी। तो उन्होंने जो बाकी के 3 ऑप्शन थे जिनमें कुछ और लिखा होगा, वहां पर है गलत आंसर दे दिया। अब देखिए, मैं आपको आंसर सही तरीके से बताता हूँ। लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जा सकता है क्या, तो आंसर है जी हाँ। देखो, मैंने यहाँ पर लैपटॉप और नोटबुक के बीच में एक फॉरवर्ड स्लैश लगाया है। फॉरवर्ड स्लैश लगाने का मतलब होता है या तो लैपटॉप या नोटबुक, दोनों में से कोई भी एक चीज, मतलब मीनिंग सेम ही है, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो। एक्चुअली हुआ क्या कि 2014-15 के बाद से लैपटॉप और नोटबुक नाम के जो कंप्यूटर्स है ना वो बिल्कुल लैपटॉप ही है। आप बोलेंगे लैपटॉप ही है, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग हुआ। देखिए मैं बताता हूँ, 2014 से पहले, 2014-15 के टाइम से पहले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ कंपनियों ने लैपटॉप टाइप का बनाया, ठीक है। लैपटॉप टाइप बोल रहा हूँ, एक्जैक्टली लैपटॉप जो होता है वो नहीं। आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप है ना लैपटॉप को खरीदते हैं मल्टीपर्पज के लिए, यानी कि आपका कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम हो, आप लैपटॉप खरीद के लेके आते हैं। बट अगर ये कहा जाए कि आपका पढ़ाई से पर्पज, पढ़ाई का ही पर्पज हो केवल, तो हम आपको एक लैपटॉप जैसा ही दे रहे हैं जिसका नाम है नोटबुक। नोटबुक नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दिया गया ये, या उनके लिए बनाया गया। समझ पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे ऐसा कुछ चेंज किया गया था क्या, हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में कम थे, उसमें केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही वो बनाया गया था। पर 2014-15 के आते आते स्टूडेंट कैटेगरी में वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ये सोचा कि हम क्या करेंगे, अब नोटबुक को भी बिल्कुल लैपटॉप जैसे ही बना के देंगे। यानी अगर कोई मार्केट में लैपटॉप खरीदने जा रहा है तो उसको नोटबुक नाम से ही मिल जाएगा, जबकि वो भी मल्टीपर्पज होगा। यानी मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं तो भी लैपटॉप है, नोटबुक खरीद रहे हैं तो भी लैपटॉप है, और अगर आप एप्पल का कोई मैकबुक खरीद रहे हैं तो भी लैपटॉप है। यानी अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरीके से अपने नाम रखे हुए हैं, बट है सब सारी की सारी एक ही चीज, यानी कि लैपटॉप, यानी कि आपकी गोद में रखकर चलाया जाने वाला कंप्यूटर। समझ में आया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, काफी सारे लोग इस क्वेश्चन में भी फंस गए। बाकी देखो, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ माइक्रो कंप्यूटर, ये तो सही है क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में तो आते हैं सारे। डिजिटल कंप्यूटर भी सही था क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर से ही तो शुरुआत हुई थी इन सबकी। और लास्ट में लिखा हुआ है पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से इधर से उधर रखा जा सके, जिसको आसानी से इधर से उधर रखा जा सके, तो उसको पोर्टेबल कंप्यूटर के नाम से या पोर्टेबल डिवाइस के नाम से बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, चलो बताओ, मैंने यहाँ तक जो आपको समझाया है ये प्रॉपर समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बट देखो, मैं फिर से बोलूंगा कि मैं ऐसे किसी भी कमेंट का अभी आंसर नहीं दे पाऊंगा जो इस टॉपिक से हटके होगा। इट्स नॉट ए डाउट क्लास, इट्स ए चैप्टर वाइज क्लास। ठीक है, या तो जब मैं बोलूं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, तब आपको लास्ट में 5-7 मिनट का समय मिलेगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आपकी हर बात का आंसर मैं इंट्रोडक्शन क्लास में जाके दे चुका हूं, आप वो जाके देखो। अनूप जी ने क्या लिखा है, अनूप जी ने लिखा है सर अगर ऑप्शन में यही 4 ऑप्शन हो तो आंसर क्या देंगे। अच्छा, देखो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता। आपने जैसे कहा कि ये चारों के चारों नाम अगर लिखे हों ऑप्शंस में तो फिर आंसर क्या देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम है ना, मान लीजिए एक बच्चे का नाम सुरेश है और उसी को उसके मम्मी पापा सोनू कहते हैं, और घर में खड़े होकर एक आदमी ये कह रहा है कि इस घर में सुरेश और सोनू अलग अलग है कि एक ही चीज है, तो एक ही आदमी है, तो एक ही आदमी तो है, दोनों को अलग अलग मतलब आइडेंटिफाई थोड़ी कर सकते हो। ये बात समझ में आई है नहीं। चलो, बाकी देखो, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी आपको बताया था और फिर दोबारा बता देता हूँ कि आपको एक भी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, एक भी शब्द नहीं लिखना, आपको केवल ध्यान से सुनिए, समझिए और डाउट पूछिए। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डिजिटल का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसमें चारों चीजें थी, यानी अगर कोई सुपर कंप्यूटर है या आज हमारे पास का माइक्रो कंप्यूटर है, इन सबको डिजिटल कंप्यूटर ही कहा जाता है। और इन सबको चलाने के लिए हमको चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली। देखो, अगर है ना मैं किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिजली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि बिजली में 2 लेवल होते हैं।
एक है हाई वोल्टेज और दूसरा लो वोल्टेज। और इसी वोल्टेज से पता चलता है कि बिजली यानी करंट कितना पावरफुल है। जैसे आमतौर पर अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमारे घर में जो बिजली होती है वो 220 से 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट होता है। बट क्या हर जगह 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट होता है? नहीं, कहीं पे वोल्टेज और भी ज्यादा हाई होती है, 440 वोल्टेज का, 11,000 वोल्टेज का, और कहीं वोल्टेज और भी कम हो सकती है, 10 वोल्टेज का लो। यानी मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पर करंट को मेजर किया जाता है वोल्टेज से, और वोल्टेज में दो लेवल हो सकते हैं, हाई और लो। सॉरी, हाई और लो। अगर मैं कुछ देर के लिए हाई वोल्टेज को 1 मान लूं और लो वोल्टेज को 0 मान लूं और अपनी मर्जी से किसी परिपथ में यानी कि सर्किट में करंट भेजूं, जैसे पहले मैं मान लीजिए लो वोल्टेज का करंट भेज रहा हूं, फिर मैं हाई वोल्टेज का करंट भेज रहा हूं, फिर मैंने लो वोल्टेज का, फिर हाई वोल्टेज का, फिर हाई वोल्टेज का, फिर लो वोल्टेज का, फिर हाई वोल्टेज का और फिर लो वोल्टेज का। इस तरीके से मैंने किसी परिपथ में यानी सर्किट में करंट को फ्लो कराया अपनी मर्जी से, पहले हाई फिर लो ऐसे करके। तो जहां जहां हाई वोल्टेज का करंट भेजा वहां 1 मान लीजिए, और जहां जहां मैंने लो वोल्टेज का करंट भेजा वहां 0 मान लीजिए, और बन गई एक 0-1 वाली भाषा। क्या बन गई? 0-1 वाली भाषा, जिसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से बोल देते हैं। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बताइए हमारा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, किस भाषा पर काम कर रहा है? तो कई बार कुछ लोग कहते हैं सर बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है। तो बाइनरी लैंग्वेज की जगह जो सही शब्द है वो है मशीन लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? हमारा कंप्यूटर काम करता है मशीन लैंग्वेज पर। इसीलिए ना आपने देखा है आजकल यूपी के जो यूपी ट्रिपल एससी वाले एग्जाम्स हैं उनमें मशीन लर्निंग ये टॉपिक जोड़ दिया है, यानी कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ के आओ, ये बाइनरी के कॉन्सेप्ट को इनको पढ़ के आओ ढंग से, इसके बारे में जानकारी लेके आओ, ठीक है ना? इसीलिए वहां पर मशीन लर्निंग शब्द जोड़ा गया है। देखो, तो भाषा का नाम है मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज में जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है 0101 की फॉर्म में। तो सबसे पहला नाम तो इसका लिखा जा सकता है मशीन कोड, क्योंकि मशीन भाषा है तो मशीन कोड कह दो। अदरवाइज बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 0101 की फॉर्म में लिखा जाता है। बट एक तीसरा नाम भी हो सकता है यहाँ पर, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी बोला जा सकता है। यानी अगर पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि मशीन लैंग्वेज में लिखे जाने वाले कोड को किन नामों से बोला जाता है, तो आंसर है 3, मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा 01 का, वोल्टेज का, इलेक्ट्रिसिटी का, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही कहते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? डिजिटल कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है? देखो, या तो डिजिटल कह दो, या फिर है ना एक शब्द और भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक, ये भी बोला जाता है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कह दो या डिजिटल कह दो, एक ही बात है। इसमें 01 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जहां इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो और 01 ना हो तो वो इलेक्ट्रिकल कहलाता है, वो इलेक्ट्रिकल कहलाता है। जैसे मैं समझा रहा हूँ, ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, इस घड़ी के अंदर है ना, इस घड़ी के अंदर एक सेल डला हुआ है, और उस सेल की वजह से ये घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल। यानी इसमें बिजली पावर सप्लाई दी जा रही है और सुइयों को घुमाया जा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल। बट आजकल आपने देखा होगा कि स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं, आप उसमें ना टच करके भी काम कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी हो जाती है उनसे, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसमें भी बैटरी लगी होगी। बट वहां पर 01 का कॉन्सेप्ट आ गया, वहां पर टच स्क्रीन आ गई, वहां पर आईसी चिप आ गई, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के नाम से बोला जाता है। तो इतना सही अंतर समझ लीजिए बेसिक लेवल पे, कि अगर एक ऐसी मशीन है जिसको बिजली से ही चलाया जा रहा है बट उसमें 01 का कॉन्सेप्ट आ गया हो तो कहता है इलेक्ट्रॉनिक, और एक ऐसी मशीन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ही यूज हो रही है, केवल इलेक्ट्रिसिटी, और 01 का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको इलेक्ट्रिकल कहकर बोला जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो देखिए ये ध्यान रखना कि मशीन लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मशीन लैंग्वेज या मशीन भाषा में लिखे जाने वाले कोड को किन नामों से जाना जाता है, तो मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड। चलिए, और यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर से 1 सेकेंड, सॉरी, आवाज की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, वरना और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता। आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लास में ही याद हो जाएंगी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं और कमेंटबाजी में नहीं रहते हैं तो। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स की एक मेंटेलिटी बन गई है कि वो सुनते नहीं है, वो कमेंटबाजी में लगे रहते हैं, और जो कमेंटबाजी में रहेगा उसके नंबर नहीं आते। तो कमेंटबाजी भूल जाओ ऑनलाइन क्लासेस में, टीचर जो बोल रहा है ना सुना करो, और इसके बाद प्रैक्टिस कर लो, बस काम खत्म। देखो कैसे नहीं आएंगे नंबर। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने छोड़ दी, या तो क्लास आपने मान लो नहीं सुनी और प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी कुछ क्वेश्चन छूटेंगे। समझ आ रहा है? तो कोई भी एक चीज अगर आपने छोड़ी तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, दोनों चीजों का होना जरूरी है। एक बच्चे का कमेंट है, सर ऑब्जेक्ट कोड क्यों कहते हैं? नाम है उसका। जिस तरीके से मशीन है ना, मशीन कोड कहा जाता है, उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट कोड नाम है। ऑब्जेक्ट कोड है ना थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से टच नाम है, ठीक है ना? वैसे तो मशीन कोड है ना मशीन लैंग्वेज की वजह से बोल दिया है, वरना तो आप चाहते तो केवल बाइनरी कोड कहते थे, क्योंकि 0101 की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो बाइनरी कोड कह दो। बाई का मतलब होता 2। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक सिंपल सा शब्द है, दैट इज पीसी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीसी, यानी पीसी का मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है।
अब आप में से ज़्यादातर लोग है ना यही समझते हैं कि हमारे सामने एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर परमानेंट रखा हुआ एक कंप्यूटर है, ठीक है? तो उसी कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहकर बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछ लिया कि लैपटॉप क्या होता है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे आंसर गलत कर आए। उसी तरीके से अगर सिंपल से क्वेश्चन में पूछा जाए कि पीसी का उदाहरण क्या है, तो भी मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे गलत आंसर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि पीसी एग्जैक्टली कहते किसे हैं। देखो बेटा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सबके सब पीसी होते हैं। आप बोले सर लैपटॉप भी पीसी होता है? हाँ, पीसी का मतलब है दैट इज, पीसी का मतलब होता है दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, आपका खुद का कंप्यूटर। आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? जी हाँ, यही बात हुई। 1962 में, 1962 में अमेरिका में एक मैगजीन में जिसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स नाम की मैगजीन में एक लेख लिखा किसी ने, जिसने ये बोला या लिखा कि आने वाले समय में लोगों के पास अपने खुद के पीसी होंगे, यानी ब्रैकेट में था पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि 1960 के दशक में सबके पास अपने अपने कंप्यूटर तो होते नहीं थे। पर उस आदमी ने ऐसा है ना सोचा कि आने वाले समय में सबके पास होंगे, सबके अपने खुद के कंप्यूटर होंगे, तो उसने बोला पर्सनल कंप्यूटर, और वही शब्द तब से ट्रेंड में भी हो गया। ठीक है ना? तो पीसी का मतलब आपके खुद का कंप्यूटर, ये नहीं कि किसी टेबल पे रखा हुआ डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको आप केवल पीसी कह रहे हो और लैपटॉप को लैपटॉप कह रहे हो। लैपटॉप को भी है ना आप पीसी कह सकते हो। अगर आपके पास कोई छोटा सा टैबलेट है, हाथ में रख के चला रहे हो, तो उसको भी आप पीसी कहिए। ठीक है ना? तो पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है? काम करते हैं यहीं से, है ना? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और जिसको अगर कुछ भी जनरल कमेंट पूछने हो वो पूछ सकता है, मैं धीरे धीरे सबके आंसर दे दूंगा। आप कोई जनरल कमेंट हो तो पूछिएगा, टॉपिक से रिलेटेड अगर हो तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर? ये बैच आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। हाँ, कर सकते हो आप। सर क्या पाम टॉप को पीसी कह सकते हैं? पहले ये बताओ पाम टॉप क्या होता है। गौरव जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर इस बैच में फॉलोइंग टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे: नंबर सिस्टम, इनोवेशन इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटाबेस। ये मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं लास्ट में। सर ऑपरेटर के लिए सफिशिएंट है? कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर आप बात करें, उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है उसका एज मान लो 30% कवर हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेखपाल वगैरह हो जाएगा, हाँ लेखपाल वगैरह का हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, वो मैं उतना करा दूंगा कि आप दे सकते हो। सर क्या लिखा था, टैब को पाम टॉप कहते हैं? देखिए मैं समझ रहा हूँ। हाँ, देखिए अगर आप है ना, पाम का मतलब तो हथेली, आप है ना हाथ या हथेली पर रखकर किसी डिवाइस को चला रहे हैं तो उसको पाम टॉप कह रहे हैं। तो पाम टॉप का एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं तो टैब हो गया, तो टैब को तो पीसी कह सकते हैं। ठीक है ना? कोई भी एग्जाम हो जिसमें 10 नंबर तक का कंप्यूटर, 15 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का, 30 नंबर तक का, यहाँ तक पूछा जा रहा हो, वो इस बैच से कवर हो जाएगा। नंबर कह दो या क्वेश्चन कह दो, पेपर में मान लो 10 क्वेश्चन आने हैं, 15 आने हैं, 20 आने हैं, 25 आने हैं, 30 आने हैं, बस यहाँ तक की है। जब इससे ऊपर जाने की बात होती है, जैसे मान लो किसी पेपर में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन है, वो नहीं होगा यहाँ से कवर। ठीक है? तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो जो मैंने समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगली क्लास में कोशिश करूंगा आवाज़ बेहतर हो जाए तो और अच्छे से समझा पाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।